नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने परिवार महिमा स्टडी शाला में। आज मैं आपके लिए हिंदी में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, और वो क्वेश्चंस लिए हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपसे विनती है कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर समास से लिया गया है कि नवरात्र में कौन सा समास है। आपको बताना है कि नवरात्र में कौन सा समास है। क्या बहुब्रीहि समास है, क्या द्विगु समास है, क्या कर्मधारय समास है, क्या द्वंद्व समास है। बताइए साथियों। देखिए, सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास साथियों 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। एक अव्ययीभाव समास, एक तत्पुरुष समास, एक द्वंद्व समास, एक द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। ठीक है साथियों, किसी भी शब्द का समास बताने के लिए सबसे पहले उस शब्द को तोड़ लीजिए। कैसे? देखिए, नवरात्र है, नव यानी प्लस रात्रि। ठीक है साथियों, नवरात्रि यानी कि रात्रियों का समूह है ये, यानी कि 9 रात्रियों का एक समूह है। और जिसमें संख्या की बात की जाए, यानी पहला शब्द संख्या हो, वहाँ हमारा द्विगु समास हो जाता है। ठीक है साथियों, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। नवरात्र में द्विगु समास होगा। ठीक है साथियों, जहाँ पहला शब्द संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास किसी दूसरे शब्द के लिए इंगित करता है। कर्मधारय समास उस शब्द की विशेषता बताता है। और द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं और दोनों शब्द के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन मैंने संधि विच्छेद से लिया है। उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है कि उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, तो संधि विच्छेद करने के लिए सबसे पहले ट्रिक है कि आप उस शब्द को तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे? देखिए, उल्लास का क्या हो जाएगा? उत धन लास। ठीक है साथियों, उत धन लास। ठीक है साथियों, अब उत इसमें क्या है, पहले आपको बताना है कौन सी संधि है। ठीक है साथियों, फिर बताना है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। उत प्लस लास है, यानी ये हलंत मिला है, व्यंजन मिला है, तो यानी कि हलंत और व्यंजन का मेल जब होता है तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है साथियों? व्यंजन संधि होती है। तो उल्लास में व्यंजन संधि होगी और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस लास, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ग हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से देशज शब्द को चुनिए। अब आपको बताना है देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, पहले वो पता होना चाहिए। देखिए, देशज शब्द वे शब्द जिनकी हमें उत्पत्ति का पता ना हो, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। ठीक है साथियों, देशज शब्द वे शब्द जिनकी हमें उत्पत्ति का पता ना हो, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द क्या है? गड़बड़, करम, गड़बड़, परिवार, किशन। ठीक है साथियों, तो चलिए इसमें क्या आंसर हो जाएगा? खा नंबर का आंसर हो जाएगा, यानी कि गड़बड़ एक ऐसा शब्द है जिसे हमें इसकी उत्पत्ति का पता नहीं है कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। और जो शब्द गांव में यूज किए जाते हैं अधिकतर, उन्हीं को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, खिचड़ी, खिड़की। ठीक है साथियों, ये क्या है? देशज शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से एक संयुक्त स्वर है। अब आपको बताना है कि संयुक्त स्वर क्या है। क्या आ है, क्या औ है, क्या बड़ा आ है, क्या ई है? बताइए साथियों। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। ठीक है, औ यानी कि अब हम इसे तोड़ेंगे। औ क्या है? आ प्लस ओ से मिलकर बना शब्द क्या होता है साथियों? औ हो जाता है।
ठीक है, तो इसमें यानी कि औ ही एक हमारा है जो संयुक्त स्वर के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, तुम, वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, ये वाक्य किस वचन में है? अब ये मैंने वचन से क्वेश्चंस लिया है, क्या ये बहुवचन है, क्या द्विवचन है, क्या एक वचन है? देखिए साथियों, एक वचन क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार की वस्तु का जिक्र किया गया हो, यानी एक ही वस्तु का ज्ञान होता हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन यानी एक से ज़्यादा प्रयोग किया गया हो, उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा वचन है। तुम यानी कि तुम, वह और मैं, यानी तीन लोग हैं, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? यानी बहुवचन आंसर हो जाएगा। तुम, वह और मैं, ये बहुवचन में आता है। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, कागा तद्भव शब्द का तत्सम रूप बताना है। कागा जो है एक तद्भव रूप है, अब आपको इसका तत्सम बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से उठ करके हिंदी में बिना परिवर्तित किए हुए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। ठीक है साथियों, तद्भव वे शब्द जो संस्कृत से उठ करके हिंदी में परिवर्तित होकर के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो कागा, कागा क्या है? तद्भव है। अब इसका तत्सम क्या हो जाएगा साथियों? क्या काकहा होगा, क्या कौआ होगा, क्या काक होगा, क्या काग होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर काक हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए तो अगला क्वेश्चन, मुनिवर में कौन सा समास है? आपको बताना है कि मुनिवर में कौन सा समास है। फिर मैंने एक क्वेश्चन समास से लिया है, मैंने अभी आपके लिए बताया कि समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए समास किसे कहते हैं, तो जो दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को ही हम समास कहते हैं। क्या तत्पुरुष समास होगा, क्या अव्ययीभाव समास होगा, क्या कर्मधारय समास होगा, क्या द्विगु समास होगा? समास को पहचानने के लिए सबसे पहले जो शब्द दिया गया है उसे तोड़ेंगे, यानी मुनि प्लस वर। ठीक है साथियों, यानी मुनि कैसे हैं? वर के समान हैं। जहां विशेषता बताई जाए वहां क्या होता है साथियों? कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है साथियों, वहां क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए साथियों, वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक बार इस वीडियो में अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना। ठीक है साथियों, नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या बहुत प्रसन्न होना, क्या निंदा करना, क्या जिज्ञासा शांत करना, क्या बहुत परेशान करना? बताइए साथियों। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कमेंट की भाई बहनों ने। ठीक है, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। नाक में दम कर देना यानी कि एक तरह से बहुत ज़्यादा किसी को परेशान कर देना, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, सभा कौन सी संज्ञा है? अब आपको बताना है कि एक सभा है, उसमें कौन सी संज्ञा है। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्या समूहवाचक संज्ञा है, क्या जातिवाचक संज्ञा है? चलिए कमेंट कीजिए साथियों, वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसे ही कंसंट्रेशन बनाए रखना, और ऐसे ही क्वेश्चंस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके लिए मिलती रहे। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एक सभा होती है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं उसमें बैठे हुए, तो यानी एक समूह हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध हो। यानी अब आपको अशुद्ध यानी इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। क्या दूध में क्या पड़ गया,
गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करें, मंत्रों का सही उच्चारण करो। बताइए आप, दूध में क्या पड़ गया, यानी कि ये तो बात सही है। वहाँ पहुँचने की व्यवस्था करें, ये भी सही है। मंत्रों का सही उच्चारण करें, यानी कि ये भी सही है। गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, यानी यहाँ पे श्रेष्ठतम भी शब्द आया है और सबसे भी आ गया है, तो इसीलिए ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। ठीक है साथियों, तो खा इसका आंसर हो जाएगा। गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है ये होता है, ना कि गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही पूछा जाता है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। क्या 2 प्रकार के होते हैं, क्या 8 प्रकार के होते हैं, क्या 6 प्रकार के होते हैं, क्या 4 प्रकार के होते हैं? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा, यानी अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। जय की विलोमानार्थी क्या होगा, सॉरी, जय का विलोमानार्थी शब्द क्या होगा, ये बताना है आपको। क्या अजय होगा, क्या विजय होगा, क्या पराजय होगा, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए साथियों। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जय का पराजय, यानी कि जय हुई, विजय हुई, और इसका अपोजिट क्या होगा कि पराजय हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन। वृद्धि का विलोमानार्थी शब्द क्या होगा? अब विलोम बताना है कि वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा। क्या वरिष्ठता होगा, क्या जवानी होगा, क्या हास होगा, क्या बुद्धि होगा? चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। तो वृद्धि यानी कहीं वृद्धि हो रही है तो कौन लॉस भी होता है साथियों, तो इसका मतलब लॉस का मतलब क्या होता है, हास, तो इस क्वेश्चन का आंसर हास हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन। जिसे देखो वही खुश है, वाक्य में जिसे और वही कौन सर्वनाम है? सर्वनाम से क्वेश्चन लिया गया है, सर्वनाम से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या संबंधवाचक सर्वनाम है, क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्या निजवाचक सर्वनाम है? देखो, जिसे और वही यानी एक संबंध है, जिसे और वही संबंध बताया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर खा हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन। व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, आपको डॉक्टर साहब बुलाए हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, डॉक्टर साहब ने बुलाया है आपको। बताइए, कमेंट कीजिए। डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, ये तो बिल्कुल सेंटेंस, यानी कहीं भी शुद्ध वाक्य छांटना हो आपके लिए तो सिर्फ एक ही तरीका होता है कि सेंटेंस को पढ़िए और उसको सही तरह से एक अर्थ निकालिए। डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, नहीं, आपको डॉक्टर साहब बुलाए हैं, नहीं, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर गा हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? क्या 14 सितंबर 1949, क्या 14 सितंबर 1948, क्या 14 सितंबर 1953, क्या 14 सितंबर 1950? चलिए बताइए। ठीक है, गुड, तो मैं बताता हूं, यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी के रूप में, राजभाषा के रूप में इसे मान्यता मिली। ठीक है साथियों, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और वीडियो को लास्ट एंड तक देखना। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन। जिसमें बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द होगा। क्या युवक होगा, क्या अजर होगा, क्या युवा होगा, क्या अमर होगा? बताइए साथियों। गुड, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जिसपे बुढ़ापा ही नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा, एक अजर आदमी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन। गोल इनमें से कौन सा विशेषण है? अब आपको बताना है कि गोल क्या है। कोई भी आकृति है वो गोल है, क्या परिणाम है उसका, क्या कोई सार्वनामिक विशेषण है, क्या गुणवाचक विशेषण है, क्या इनमें से कोई नहीं है? बताइए साथियों। ठीक है, यानी कि एक गोल क्या है, एक गुण है किसी का, चौकोर है, गोल है, आयताकार है, वर्गाकार है, तो ये क्या है, उसके एक गुण ही तो हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन। कोई इनमें से कौन सा विशेषण है? कोई क्या गुणवाचक विशेषण है, क्या सार्वनामिक विशेषण है, क्या परिणाम
परिमाणवाचक विशेषण है। बताइए साथियों। गुड। चलिए, तो ये एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है साथियों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक में बताना है कि विदेशज शब्द है, क्या तत्सम शब्द है, क्या तद्भव शब्द है, क्या देशज शब्द है? बताइए साथियों। पुस्तक, अब पुस्तक का आपके लिए तद्भव पता होना चाहिए। तो पुस्तक का तद्भव क्या होता है साथियों? किताब। किताब ही को तो तत्सम कहते हैं, सॉरी, पुस्तक कहते हैं। तो पुस्तक, किताब, पुस्तक का किताब हो गया, किताब क्या हो गया? तद्भव हो गया। तो यानी कि पुस्तक हमारा क्या हो गया? तत्सम हो गया। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आपको बताना है। इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चंस बनेंगे साथियों। सबसे पहले आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, और दूसरा बताना है कि जो भी इन ऑप्शनों में से है तो वो क्या है, महाकाव्य है या काव्य है। ठीक है साथियों, बताइए। चलिए, कमेंट कीजिए। गुड। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासों, यानी पृथ्वीराज रासों ही एक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम महाकाव्य लिखा गया है। पृथ्वीराज रासों किसका महाकाव्य है? रामचंद्र शुक्ल का है। क्या है ये? महाकाव्य है। ठीक है साथियों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, नाक कौन सा लिंग है? अब आपको बताना है कि कौन सा लिंग है। लिंग से लिया गया क्वेश्चन है। क्या स्त्रीलिंग है, क्या पुल्लिंग है, क्या दोनों है? देखिए, लिंग में अगर कोई भी शब्द पुरुष का साउंड दे तो पुल्लिंग, अगर स्त्री का साउंड दे तो स्त्रीलिंग हो जाता है। आपको बताना है नाक। आज मेरी नाक बहुत बह रही है, यानी कि लड़की का आवाज आ रही है, तो इसका मतलब ये शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है साथियों। ठीक है साथियों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, समास कितने प्रकार के होते हैं? अभी मैंने पीछे क्वेश्चंस में आपके लिए बताया था कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास साथियों 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के समास होते हैं। ठीक है साथियों। एक पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा कर्मधार समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, फिर बहुब्रीहि समास। ठीक है साथियों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, उसने ये घटना आंख से देखी, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? अब आप कारक से ये क्वेश्चंस लिया गया है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। देखिए साथियों, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। क्या अधिकरण कारक होगा, क्या अपादान कारक होगा, क्या करण कारक होगा, क्या संप्रदान कारक होगा? ठीक है साथियों। अधिकरण कारक में क्या होता है साथियों? अधिकरण कारक में पर विभक्ति जो होती है, में और पर विभक्ति होती है। अपादान कारक में यानी से यूज होता है, लेकिन अलगाव के लिए यूज होता है। ठीक है साथियों। अब करण कारक में से यूज होता है, लेकिन साधन के रूप में यूज होता है। संप्रदान कारक में के लिए, और दूसरी चीज यानी कि कोई भी चीज दान दी जाती है कहीं, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। ठीक है साथियों। तो उसने ये घटना आंख से देखी, यानी कि आंख को उसने एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, और इसमें विभक्ति भी क्या है हमारी? से विभक्ति है। ठीक है साथियों। तो इसका मतलब यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है साथियों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कमल का पर्यायवाची क्या सुमन होगा, क्या रक्त पुरुष होगा, क्या नील पुरुष होगा, क्या सरोज होगा? देखिए साथियों, कमल के पर्यायवाची शब्द याद करने के लिए आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है। अगर किसी शब्द में जा शब्द आता है, यदि किसी शब्द के लास्ट में जा शब्द आता है, तो वो कमल के ही पर्यायवाची होते हैं। ठीक है साथियों। तो इसमें क्या है? सरोज जा आ रहा है, तो यानी कि सरोज ही एक कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है साथियों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, चवन्नी शब्द में समास होगा। चवन्नी शब्द में समास होगा। पहले आपने देखी होगी कि चवन्नी चलती है, तो चवन्नी क्या है? एक संख्या है, संख्या। और मैंने आपके लिए बताया जहां संख्या यूज हो वहां पे कौन सा समास हो जाता है साथियों? द्विगु समास हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है साथियों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन,
सदैव शब्द में कौन सी संधि है? अब आपको बताना है कि सदैव शब्द में संधि कौन सी है। देखिए साथियों, आपके लिए एक आंख बंद करके ही इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। कैसे? जैसे मैंने बोला वृद्धि स्वर संधि, आपने कहा कैसे वृद्धि स्वर संधि? देखिए एक ही ट्रिक होती है, इस डंडे के ऊपर अगर एक मात्रा तो गुण संधि, अगर दो मात्राएं तो वृद्धि संधि, यानी कि बढ़ गया, अगर मात्राएं बढ़ती हैं तो वृद्धि संधि हो जाती है। अगर बीच में एक डंडा, बीच वाले वर्ण पे एक डंडा, तो वहां पे क्या संधि हो जाएगी? आपको बताना है, बताइए साथियों, यानी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? अब आपको बताना है कि छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है। क्या पिंगल शास्त्र है, क्या रसायन शास्त्र है, क्या राजनीति शास्त्र है, क्या दर्शन शास्त्र है? बताइए, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत मेरे भाई बहनों अच्छी कमेंट की है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पिंगल शास्त्र, यानी कि छंद शास्त्र का दूसरा नाम एक पिंगल शास्त्र भी होता है। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कि उसने वो काम किया, ये काम किया, ठीक, ये काम करना है कि गड्ढे खोदने हैं कि क्या करना है। अब आपको बताना है कि उस काम क्या नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्या संज्ञा कहते हैं, क्या क्रिया विशेषण कहते हैं, क्या क्रिया कहते हैं, क्या सर्वनाम कहते हैं? काम बताने वाले शब्द को ही एक क्रिया कहते हैं। अगर कोई क्रिया की विशेषता बता दे तो ये क्रिया विशेषण, किसी वस्तु, जगह, व्यक्ति का नाम हो तो संज्ञा, संज्ञा की जगह पे यूज होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? ये शब्द बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है साथियों, मैंने क्या बोला? सबसे पहले आपको उस जो शब्द दिया गया है उसको तोड़ लेना है। तो नीलांबर का क्या हो जाएगा? नीला प्लस अंबर, यानी कि अंबर कैसा है साथियों? यानी नीला है। ठीक है साथियों, यानी अंबर कैसा है? नीला है। जहां अब अंबर की सी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। अंबर माने क्या होता है? आकाश होता है। आकाश कैसा है? नीला है, यानी आकाश की विशेषता बताई जा रही है। जहां विशेषता बताई जाए वहां मैंने आपके लिए बताया कर्मधार समास होता है। बहुब्रीहि समास, यानी जो दूसरे शब्द की विषय की ओर शब्द बताए, सॉरी, दूसरे शब्द के लिए बताए, जैसे कि दशानन, दशानन में क्या हो जाएगा? रावण के लिए बोलते हैं। लंबोदर, लंबोदर क्या हो जाएगा? गणेश भगवान हो जाएगा। तत्पुरुष समास में जहाँ विभक्तियाँ यूज हुई हों। ठीक है साथियों, कर्ता ने कर्म को। ठीक है साथियों, तत्पुरुष समास जो भी होता है। फिर द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, यानी कि माता और पिता, और इन दो शब्दों के बीच क्या लगा होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है साथियों, एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, और अगर कोई भी गलती होती है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है साथियों, और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है साथियों, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अब अगली वीडियो आपके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार साथियों।